डियर लर्नर, जय हिंद। मैं सुल्तान। स्वागत है आपका आज के स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के MCQ सीरीज 22 यानी कि 22वीं सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें बहुत ही धमाकेदार प्रश्न हैं। इससे पहले MCQ सीरीज जो कि विशेष शिक्षा से संबंधित ही थे, 1 से 21 तक के वीडियोज बनाए जा चुके हैं। आप उन्हें भी देखिए, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। ये विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही उपयोगी वीडियो है। आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई भी किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो जिसमें स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उससे संबंधित आपको प्रश्न इसमें ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आप ज़रूर पढ़ें, देखिए, समझें और जानें। इसके अलावा चैनल में जाइए, विभिन्न प्रकार के वीडियोज आपको वहाँ मिलेंगे। स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अलावा साइकोलॉजी, रिहेबिलिटेशन, बहुत से ऐसे वीडियोज मिलेंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी, जिससे आप देखने के बाद आप समझ पाएंगे बहुत सारे कंटेंट को, बहुत सारे विषय वस्तु को। अब वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएँ। बेहतरीन प्रश्न और उनके उत्तर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि क्लार्क के अनुसार सामान्य श्रवण दोष कितने डेसिबल होता है। क्लार्क महोदय हैं, जैसे कि WHO के अनुसार मैंने बताया था पहले, ये क्लार्क के अनुसार है। ऑप्शन ए 10 से 15 dBHL, dB मतलब डेसिबल, HL मतलब हियरिंग लॉस यानी कि श्रवण दोष। ऑप्शन बी 16 से 25 dBHL हियरिंग लॉस। ऑप्शन सी 26 से 40 dBHL एंड ऑप्शन डी 71 से 90 dBHL। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 से 15 dBHL, यानी कि नॉर्मल कैटेगरी का जो श्रवण दोष व्यक्ति होता है वो क्लार्क के अनुसार 10 से 15 dBHL तक होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार अल्प दृष्टिहीनता की परिभाषा है। अल्प दृष्टि मतलब जिसे हम लो विजन कहते हैं। ऑप्शन ए टोटल एब्सेंस ऑफ विजन यानी कि दृष्टि का पूर्ण अभाव, या ऑप्शन बी जो ऑप्शन बी है कि विजुअल इक्विटी, इसकी हिंदी नहीं है, मैं बता देता हूँ। विजुअल इक्विटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 यानी कि 6/18 मीटर स्नेलन से अधिक नहीं होना चाहिए, और लेस देन 20/60 यानी कि जो 20/60 मीटर है उससे कम होना चाहिए। अब मैंने इनका भी मतलब आपको पहले समझा दिया था, आगे भी देख लेते हैं। अप टू 3/60, अब जो 3/60 है ये मीटर में है, और अप टू 10/200 ये फुट में है। तो अब इसे ये देखना है कि 3/60 तक हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना हो, या फिर फुट में 10/200 तक हो, वो भी वेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन यानी कि सर्वोत्तम संभव सुधार के पश्चात, यानी कि आपने चेक करा लिया हो, आंखों की जांच करा ली हो, फिर भी ना ठीक हुआ हो, तब की बात है। स्नेलन का मैंने मतलब समझाया था कि स्नेलन एक चार्ट है, और सपोज अगर मैं आपको एक डिफाइन करके बताऊं कि 6/18 का क्या मतलब है, कि जब कोई एक सामान्य व्यक्ति किसी वस्तु को या कोई भी सामने जो भी दिख रहा हो उसे 18 मीटर की दूरी से देख सकता है, तो उसी वस्तु को एक जो दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टि वाला बच्चा है वह 6 मीटर या उससे कम दूरी से ही देख पाएगा। ये इसकी परिभाषा है। और स्नेलन का निर्माण किसने किया था? हरमन स्नेलन। जो पीछे जितने वीडियोस सीरीज निकल गई हैं, यदि आप सभी सीरीज को देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इन सभी सवालों से संबंधित, तो आप ज़रूर देखिए। ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसमें लिखा हुआ इधर उधर हो गया है, बट ये अप टू के बाद नीचे 10/200 से आ जाएगा।
तो ये ऑप्शन बी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है, क्योंकि आपके एग्जाम में फिलॉसफी रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं, मैंने पेपर देखा है, इसलिए फिलॉसफी रिलेटेड भी प्रश्न लिए गए हैं कि प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं, यानी कि कैसा डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों के लिए जब वो पढ़ाई करते हैं। तो प्रैग्मेटिस्ट क्या करते हैं, किस चीज़ को एम्फसाइज देते हैं? ऑप्शन ए दमनात्मक, ऑप्शन बी, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यहाँ पर इंग्लिश अफेक्टिव लिखी है, लेकिन इसका हिंदी होगा भावात्मक। ये कॉपी पेस्ट है जिसकी वजह से ये मिस्टेक हुई है। तो जो ऑप्शन बी है उसका होता भावात्मक, भावात्मक अनुशासन। ठीक है। ऑप्शन सी फ्री यानी कि मुक्त्यात्मक, या ऑप्शन डी सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्वानुशासन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि स्वानुशासन। यानी कि स्वानुशासन पर जोर देते हैं, किसी भी तरीके की डंडे से मारने या उनको ज़बरदस्ती पढ़ाने या किसी भी तरीके के जोर ज़बरदस्ती करके अनुशासन पर जोर नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि सत्य ही प्रयोग है, प्रयोग ही सत्य है, किससे संबंधित है? यानी कि व्हिच इज रिलेटेड टू ट्रूथ इज यूटिलिटी, यूटिलिटी इज ट्रूथ। तो ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, ऑप्शन बी नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, या ऑप्शन सी प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद, या ऑप्शन डी कनेक्शनिज्म या संबंधवाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और प्रकृतिवाद से संबंधित एक प्रश्न था, इसलिए मैंने प्रयोजनवाद भी लिया, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है, यानी कि मेन ट्रेट ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए दे आर एथिकल यानी कि वे नैतिक होते हैं, ऑप्शन बी दे आर इंटेलिजेंट यानी कि वे बुद्धिमान होते हैं, या ऑप्शन सी दे आर पावरफुल यानी कि वे शक्तिशाली होते हैं, ऑप्शन डी दे थिंक फंडामेंटली वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दे थिंक फंडामेंटली यानी कि वे मौलिक चिंतन करते हैं। अब अगर वो अच्छा व्यवहार कर लेता है तो सृजनात्मक बच्चा तो वो कर ही लेगा, वो तो उसके लिए आसान है। बुद्धिमान होते हैं तो वो तो बुद्धिमान एक आसान चीज़ है, वो नहीं होंगे तो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। और वे शक्तिशाली, उनको लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है, बलशाली थोड़ी बनना है, वो मौलिक चिंतन करते हैं। मतलब एक जब कोई व्यक्ति क्रिएटिव होता है ना तो बहुत ही मौलिक चीज़ों को ध्यान में रख करके कुछ नई चीज़ों का निर्माण करना होता है, और जानते हैं कि सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया करना, नयापन लाना, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक प्रदर्शन वे होते हैं। अब क्या होते हैं जरा देखते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऑप्शन ए कि अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए पुरस्कारों का उपयोग करते हैं उन्हें, यानी कि अगर पुरस्कार देते हैं तभी, ऐसा नहीं है। देखते हैं ऑप्शन बी प्रत्यय स्मरण द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, ऑप्शन सी उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, या ऑप्शन डी कंट्रोल देयर एग्रेसिव बिहेवियर यानी कि उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। बिल्कुल उनके चिंतन को प्रेरित करना है हमें, क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली बच्चा है। हमें उनको पुरस्कार देने से थोड़ी काम चलाना है, और ना ही उनकी ज्ञान की प्रवीणता पर बल देना है कि नहीं बहुत है, बहुत बढ़िया है, ये सब उनसे काम नहीं चलेगा। और आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करना प्रतिभाशाली बच्चे के लिए अच्छा शैक्षिक प्रोग्राम थोड़ी है। उनको तो अवसर देना इसलिए जो उनके लायक हो, अकॉर्डिंग टू नीड, क्योंकि वो भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, विशेष बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो उनको उसी तरीके से उनकी आवश्यकताओं, उनके विशेषताओं, उनके लक्षणों के आधार पर ही ट्रीट करेंगे, तब जाकर के उनका डेवलपमेंट होगा। तो उन्हें अगर विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देंगे तो वो बेहतर चिंतन कर पाएंगे, बेहतर कुछ नया कर पाएंगे, बेहतर कुछ डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही वही है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। ऑप्शन ए 10 बिंदुओं पर आधारित होती है, ऑप्शन बी 4 बिंदुओं पर आधारित होती है, ऑप्शन सी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, या ऑप्शन डी 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 बिंदुओं पर आधारित। आपको पता है कि जो ब्रेल लिपि है वो 6 डॉट्स पर बेस्ड होती है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। अब इसमें भी 1 2 3 किधर है, 4 5 6 किधर है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 1 कर दें, फिर सामने वाले को 2 कर दें, फिर इधर 3 कर दें, फिर सामने वाले को 4 कर दें, इस तरह नहीं है। तो इसका भी एक तरीका होता है, इसका भी एक रूल है, इसका भी एक नियम है, इसलिए आपको यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर नहीं शब्द लगा है। जो भी 4 ऑप्शन होंगे उनमें से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रेल स्क्रिप्ट, ये तो है। ऑप्शन बी टेक्टाइल शेप यानी कि स्पर्शीय आकृति होगी, तो ये उनके लिए ज़रूरी है, ये तो बिल्कुल है। ऑप्शन सी स्पेशल स्टिक यानी विशेष प्रकार की छड़ी जो वीआई बच्चों के लिए होती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। देख लेते हैं ऑप्शन डी ही हमारा सही है, हियरिंग एड श्रवण यंत्र, जो कि दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये श्रवण बाधित बालक के लिए श्रवण यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लेने का क्या मतलब है, जो पिछली सीरीज 1 यानी कि MCQ सीरीज 21 में जो नवा क्वेश्चन था वो सेम यही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया था कि वो जो क्वेश्चन है उसको आप उसे छोड़ दीजिए, मैं अगले में समझा दूंगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन इधर उधर हो गए थे। मैं बता देता हूँ। वंशानुगत विकार संबंधित है। ऑप्शन ए थैलेसीमिया, ऑप्शन बी सिकल सेल रोग यानी कि डिजीज, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ यानी कि दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। पहले जो पिछली वाली सीरीज में थे वो ऑप्शन ए हो गया था गलती से, जिसके कारण ये आपको पुनः क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अगर पिछली वाली सीरीज आपने 9वां देखा हो तो उस ऑप्शन क्या होगा, सी यानी कि ए एंड बी बोथ दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि BFE का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ BFE। देखते हैं। ऑप्शन ए बिहेवियरल फेवर एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी बैरियर फ्री इंग्लिश, ऑप्शन डी बैरियर फ्री एस्टेब्लिशमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट यानी कि BFE। आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त होता है तब उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इम्पेयरमेंट यानी कि क्षति, ऑप्शन बी डिसेबिलिटी यानी कि अक्षमता, ऑप्शन सी हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांगता, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इम्पेयरमेंट यानी कि क्षति। ये क्षति से संबंधित है, क्योंकि शारीरिक रूप से मान लीजिए कोई चोट लग गई, मान लीजिए मेरी उंगली कट गई, मैं साइकिल चला रहा हूँ गिर गया, मुझे चोट लग गई, तो ये एक प्रकार से इम्पेयरमेंट हो जाता है। लेकिन डिसेबिलिटी क्या है, जब हमें कोई फंक्शनल रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। अक्षमता का मतलब होता है कि यदि सामने वाला व्यक्ति 100 मीटर की दूरी पर दौड़ रहा है और वो 5 मिनट में पहुँच जाता है, सपोज 5 मिनट में पहुँच जाता है, वो ऐसे जल्दी पहुँच जाएगा। अगर 5 मिनट में पहुँच जाता है तो एक सामने वाला जो अक्षम व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो भी 7 मिनट 8 मिनट में पहुंच जाएगा, क्योंकि अक्षमता यानी कि क्षमता तो है लेकिन वो फंक्शनल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चोट है जिसके कारण उसे प्रॉब्लम हो रही है। और विकलांगता का मतलब है कि बहुत सारी प्रॉब्लम जब एक साथ होती है। लेकिन आजकल हम लोग मजाक उड़ाते हैं दिव्यांग बच्चों का, जो कि बहुत गलत है। हम हर व्यक्ति को विकलांग कह देते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट या यहाँ तक कि जो भी लोग हैं, इन सब का मतलब ना समझते हुए हम एक डिश टीवी की तरह मनोरंजन करते हैं। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है, डिसेबिलिटी मतलब डिश टीवी नहीं है, हमें उनको एबिलिटी को देखना है और उन्हें निखारना है। रिहेबिलिटेशन के फील्ड में रह करके एक एक शब्द एक एक मतलब का भी जानना जरूरी है, अदरवाइज फिर रिहेबिलिटेशन फील्ड में रहने का कोई मतलब नहीं है अगर हम बारीकियों को नहीं समझते हैं तो। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान में रखने लायक हैं। आप भी ध्यान दीजिए
तो किसे कैसे बुलाना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके सामने है कि UNCRPD का अध्याय 5 किससे संबंधित है। ध्यान दीजिए, चैप्टर 5 किससे संबंधित है, हम ये चीज देखते हैं। ऑप्शन ए एक्सेसिबिलिटी यानी कि सुगम्यता से संबंधित है। ऑप्शन बी अवेयरनेस रेजिंग यानी कि जागरूकता फैलाने से संबंधित है। ऑप्शन सी इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि समानता एवं अविभेदीकरण से संबंधित है। या ऑप्शन डी राइट टू लाइफ यानी कि जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि समानता एवं अविभेदीकरण से संबंधित है। और देख लेते हैं, जो ऑप्शन ए है वह आपको चैप्टर 9 में है, जो ऑप्शन बी है वो चैप्टर 8 में है, एंड जो ऑप्शन डी है वो चैप्टर 10 में है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। मान लीजिए उनमें से कोई पूछ लिया तो ये भी आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 13 कि RTE अधिनियम में कितने अध्याय हैं, यानी कि जो प्रश्न 13 है उसमें जो RTE एक्ट होता है उसमें कितने अध्याय हैं। ऑप्शन ए 4 अध्याय यानी 4 चैप्टर, ऑप्शन बी 5 चैप्टर्स यानी कि 5 अध्याय, ऑप्शन सी 6 चैप्टर यानी कि 6 अध्याय, एंड ऑप्शन डी 7 चैप्टर्स यानी कि 7 अध्याय। ये है तो छोटा प्रश्न, लेकिन जब सवाल आ जाता है तो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7 चैप्टर्स यानी कि 7 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि दर्शन की कौन सी शाखा वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित है। जो फिलॉसफी है उसकी ब्रांचेस होती हैं, और वो ब्रांच किस ब्रांचेस से संबंधित है कि नेचर ऑफ रियलिटी यानी कि वास्तविकता की प्रकृति से कौन सा शाखा संबंधित है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन बी मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा, या ऑप्शन सी एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ऑल ऑफ द एबव मतलब उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा। अब देखिए यहाँ पर मीमांसा जैसा शब्द लगा है। मीमांसा का मतलब अगर आप सामान्य अर्थों में शब्द है तो इसका मतलब होता है स्टडी, वो भी बहुत ही डीपली और एक सिस्टमैटिक वे में। अब जैसे ज्ञान मीमांसा क्या होता है, जब हम ये जानते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ज्ञान ट्रुथ ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते कौन से हैं, कौन से तरीके हैं, कौन सी टेक्निक है, या ज्ञान की उपयोगिता क्या है, जब ये सारी चीज़ें हम जानते हैं तो उसे हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। और तत्व मीमांसा मतलब जो ब्रह्मांड में जो तत्व है उसकी रियलिटी क्या है, जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और मूल्य मीमांसा मतलब हमारे व्यवहार, ये सब चीज़ों का व्यक्ति में जो होता है, जो सत्य असत्य, उचित अनुचित, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब वो मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए अगर ये नेचर ऑफ रियलिटी ना होकर के नेचर ऑफ नोइंग होता तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाता, यानी कि ज्ञान मीमांसा। और यदि नेचर ऑफ वैल्यू होता तो ये सी ऑप्शन सही हो जाता, एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि किसने कहा कि एक सीखने की अक्षमता एक तंत्रिका संबंधी विकार है। ये आपके सामने एक ऑप्शन भी आ गया है कि इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने कहा कि एक सीखने की अक्षमता एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, संग्रहित करने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रभावित करती है। जिसमें ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है जिगमोंड, ऑप्शन बी सैमुअल किर्क, ऑप्शन सी कावेल और फॉर्नेस, ऑप्शन डी रोजनबर्ग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जिगमोंड। जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करता है तब एक शिक्षक को चाहिए। अब शिक्षक क्या करेगा? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करता है विद्यार्थी, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर व्यक्ति में होती हैं।
तो अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करेंगे। ऑप्शन बी, सख्त अनुशासन लागू कर देंगे। ऑप्शन सी, परीक्षणों की संख्या में वृद्धि कर देंगे। ऑप्शन डी, सीखने की एक समान गति पर जोर देंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करेंगे। क्योंकि अब उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो जितना ज़्यादा आप उसे सीखने को देंगे तो दैट्स बेटर। अब ऐसा थोड़ी है कि आप 1000-2000 टेस्ट लागू कर देंगे तो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता दूर हो जाएगी, या अनुशासन लागू कर देंगे, लाठी लेके खड़े हो जाएंगे, डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा भी संभव नहीं है। सीखने की अगर एक समान गति कर देंगे तो कोई अगर बहुत तेज सीखने वाला है तो क्या होगा? अब अगर देखा जाए तो प्रतिभाशाली बच्चों की भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, तो आप उनको अगर एक समान गति कर देंगे तो उनका डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। इसलिए विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करें, वो भी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने है कि प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव के बाद के कारण हैं, यानी कि जो प्री नेटल, नेटल या पेरीनेटल जिसे हम कहते हैं, एंड पोस्ट नेटल, इन सब के कारण क्या हैं, किसके कारण से? ऑप्शन ए, वंशानुगत कारण। ऑप्शन बी, एनवायरमेंटल कॉजेज यानी कि पर्यावरणीय कारण। ऑप्शन सी, मेटाबॉलिक कॉजेज यानी कि चयापचय कारण। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एनवायरमेंटल कॉजेज। अब अगर आप वंशानुगत को लेंगे तो देखिए वंशानुगत क्या है। मान लीजिए अगर बच्चा बाद में हुआ, उसको चोट के कारण कोई समस्या हो गई, विकलांग हो गया, तो वो वंशानुगत में नहीं आएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि भैया तीनों में कौन सा कारण है, तो सबसे बेहतर कारण है इसमें पर्यावरणीय, क्योंकि अंदर भी उसको पर्यावरण ही मिलता है। जिस समय जन्म लेता है उस समय का भी इन्वायरमेंट ही रहता है, और जब बाद में भी उसको इन्वायरमेंट ही रहता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, ये इंग्लिश थोड़ा सा इधर उधर हो गई है, ए टाइप ऑफ यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि जब प्रकाश का कोई बोध नहीं होता, प्रकाश का कोई प्रक्षेपण नहीं होता, तो यह एक प्रकार है। यानी कि प्रकाश मतलब जो लाइट होती है उसका कोई परसेप्शन ही नहीं होता है। जैसे आप हैं या मैं हूँ, अगर हमें रूम में आ गए, लाइट जली, तो भी हमें पता नहीं चला कि लाइट है या नहीं है, या हम कहीं भी गए, बाहर निकल गए, जो प्रकृति की लाइट है, प्रकाश है, वो भी हमें पता नहीं चल रहा। तो ये किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, पूर्ण दृष्टिहीनता। ऑप्शन बी, अल्प दृष्टिहीनता। ऑप्शन सी, तिरछी आँखें। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लाइंडनेस यानी कि पूर्ण दृष्टिहीनता। जब हमें पूरी तरीके से नहीं दिखेगा तभी हमें आभास नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप देख सकते हैं, या मैं भी देख सकता हूं। आप कमरे में जाइए, आप आंखों को बंद कर लीजिए और लाइट वाले स्विच के पास खड़े हो जाइए। अगर बटन दबाएंगे तो आप अगर आंखें बंद भी किए हैं ना, तो भी आपको आभास होगा कि लाइट जली है। लेकिन अगर पूर्ण दृष्टि बाधित होगा, किसी भी तरीके का उसको नहीं दिखता, तो बिल्कुल भी आभास नहीं होता है। अल्प दृष्टिहीनता तो ऑटोमेटिक देख लेगा। तिरछी आंखें, तिरछी आंखों से कोई तात्पर्य थोड़ी है। तिरछी आंखें हैं लेकिन देख तो पा रहे हैं ना। तिरछी आंखों का और दृष्टिहीनता एक नहीं है। तिरछी आंखें आपको हो सकता है कि फिजिकली प्रॉब्लम हो, बट पूर्ण दृष्टिहीनता मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखता। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है कि यदि कोई विद्यार्थी 9 + 6 = 51 समझता है, यानी कि 9 × 6 = 15 होना चाहिए, तो 15 को वो 51 लिख देता है, जो कि ये एक समस्या है और इसको कंटिन्यू करता है। तो सोचिए इसका क्या जवाब क्या होगा, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, विजुअल इंपेयरमेंट से यानी कि दृष्टिबाधिता से। ऑप्शन बी, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता से। या ऑप्शन सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता से। या ऑप्शन डी, हियरिंग इंपेयरमेंट यानी कि श्रवणबाधिता से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता से। तो आप देखिए, जो अधिगम अक्षमता इसलिए सही है क्योंकि अधिगम अक्षमता के अंतर्गत एक डिस्कैलकुलिया एक प्रकार आता है इसका, जिसमें गणती गणना संबंधित प्रॉब्लम होती है और उसमें गुणा भाग जोड़ घटाव, संख्याओं को इधर उधर क्रमवार ये सब न रख पाना, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए वो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बेहतरीन प्रश्न है और यह सवाल आ चुका है कई बार, तो ध्यान दीजिए कि द बैकवर्ड चाइल्ड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए, सिरिल बर्ड। ऑप्शन बी, स्किनर। ऑप्शन सी, फ्रायड। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिरिल बर्ट। तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें प्रश्न में आपका स्वागत है। बेहतरीन प्रश्न है कि डिसलेक्सिया संबंधित है, देखिए किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गणितीय समस्या से, ऑप्शन बी सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया समस्या से, ऑप्शन सी डिस्ग्राफी यानी कि लेखन संबंधी समस्या से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं जिसमें से ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं भी सही होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन होगा ही कि जो जिससे संबंधित है वो सही ही होगा, तो दिमाग में आपको ये भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण मामले के लिए कौन सा मंत्रालय 25 सितंबर 1985 को गठन किया गया था। ये आप ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर यानी कि कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है मंत्रालय लिख गया है, यहाँ पर मंत्रालय, इसको सही पढ़िएगा। ऑप्शन डी लेबर मिनिस्ट्री यानी कि श्रम मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर यानी कि कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने है कि एलपीटी का पूर्ण रूप है। एलपीटी का पूर्ण रूप देखते हैं। ऑप्शन ए लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टीचर, ऑप्शन बी लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट, ऑप्शन सी लैंग्वेज प्रोसेस ऑफ टेस्ट, ऑप्शन डी लिंग्विस्टिक पैरामीटर ऑफ टेस्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट एलपीटी। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है, आशा करता हूं कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी, आप पूरा देखिए, स्किप मत करिए। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि विशेष शिक्षा संबंधित है, स्पेशल एजुकेशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सामान्य परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद, ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी सुगम्य भारत अभियान यानी कि सुगम्य भारत अभियान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक बेहतरीन बॉडी है जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वर्क करती है, इसलिए इससे संबंधित है, इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है कि निम्न में से समय प्रबंधन की समस्या होती है। ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम किन में होती है ये आप देखिए। ऑप्शन ए इन लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन यानी कि अधिगम अक्षम बच्चों में, ऑप्शन बी इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन यानी कि स्वलीन बच्चों में, या ऑप्शन सी इन इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चों में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी सभी में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। अधिगम अक्षम बच्चे होते हैं जो ज़्यादा तेज़ नहीं सीख पाते, वो भी अगर उनको 3 घंटे दे दिया जाए तो वो 4 घंटे 5 घंटे लगा देंगे। स्वलीन बच्चों से तो वास्तव में खोए रहते हैं, तो उन्हें तो पता नहीं चलता कि समय क्या होता है, समाज क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, इंटरेक्शन कैसे करते हैं, समय किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि एलोन परिस्थिति उनके सामने ज़्यादा रहती है। और बौद्धिक अक्षम बच्चे जो इनका जो मेंटली फिट नहीं रहते हैं, इसलिए इनको इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो आशा करता हूँ कि यह 25 प्रश्न की यह जो MCQ सीरीज है जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आपको प्रश्न आई होगी। कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हो तो उसको आप समझिएगा, कहीं पर क्वेश्चंस की कोई इधर उधर हो तो आप ज़रूर सुझाव दीजिए, बताइए, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, इसलिए आपके सुझाव अपेक्षित हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ऐसे प्रश्नों का लाभ उठा सकें, क्योंकि ये पहली सीरीज है जिसमें फिलॉसफी रिलेटेड भी प्रश्न हैं और फिलॉसफी रिलेटेड भी प्रश्न आपके 1-2 आते ही आते हैं, इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी सीरीज है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो बाकी की एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।